नमस्कार दोस्तों। आज साहित्य समाधान आपके लिए एक बहुत ही खास सत्र लेकर आया है। अभी तक हमने जितने भी सत्र किए दोस्तों वो सब पढ़ाई से संबंधित थे, लेकिन आज का ये सत्र ऐसा सत्र है जिसमें हम पढ़ने वाले नहीं हैं। आप सुनेंगे, मैं पढ़ूंगी। क्या पढ़ेंगे और क्या सुनेंगे? आज आप सुनेंगे कहानी साहित्य समाधान की। साहित्य समाधान ने 2 वर्ष पहले जो अपनी यात्रा शुरू की थी, वो यात्रा आज आप लोगों के सहयोग से जिस मुकाम पर पहुंची है, मैं चाहती हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि वो एक एक पड़ाव, चाहे वो संघर्ष का हो, चाहे वो आनंद का हो, आप उसके साक्षी बने, आप उसके भागीदार बने। इसलिए मैंने एक कहानी लिखी है। हो सकता है कहानी थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि कम शब्दों में कहना मुझे नहीं आता, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहानी केवल साहित्य समाधान की नहीं है, मेरी नहीं है, हम सब की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी साहित्य समाधान की। पढ़ूंगी, सुनाऊंगी नहीं। बात 2021 की है। महीनों से मन उदास उदास था। एक अनमनापन सा छाया था मन पर। कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं। किसी भी काम को करके मन खुश नहीं हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी वजह क्या है। कॉलेज जाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए जो हम मन हमेशा उत्साहित रहता था, उस पर जैसे कोई काली चादर सी छा गई थी। कॉलेज एक औपचारिकता, पढ़ाना एक जिम्मेदारी, और स्टाफ रूम में बातचीत में निर्लिप्तता बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा भी नहीं था कि बहुत थकान हो रही थी, क्योंकि घर लौटकर आराम के क्षणों में भी आराम नहीं हो पा रहा था। भीतर जैसे धीरे धीरे कुछ टूट रहा था, कुछ बिखर रहा था। सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। जिंदगी बस बंधे बंधाए ढर्रे पर खिसक रही थी, और वक्त जैसे रेंग सा रहा था। बहुत सोचा तो शायद लगा कि अति व्यस्तता की वजह से अच्छा साहित्य नहीं पढ़ पा रही हूँ और नहीं कुछ लिख पा रही हूँ, इसलिए ये सब हो रहा है। एक बार कई दिन तक ये सिलसिला चला कि कॉलेज जाते समय कार चलाते चलाते कविता रची जाती, कॉलेज पहुंचकर दब जाती और घर लौटने तक खुद जाती और अंततः मर जाती। बेचारी एक अनभिव्यक्त अनकही कविता। इस तरह न जाने कितनी कविताएं घुटकर मर गई उन दिनों, न जाने कितनी कृतियां कुछ पन्ने पढ़कर बिसरा दी गई उन दिनों। इस स्थिति ने असंतोष और अनमनेपन को बहुत गहरा कर दिया। बहुत सोचा, हर क्षण सोचा। बहुत लंबे समय तक ये आत्म मंथन, ये विचार मंथन चलता ही रहा। तब यही लगा कि अनभिव्यक्ति की पीड़ा, साहित्य को न जी पाने की पीड़ा, मेरी इस अनमनी मनस्थिति का मूल कारण है। इस समस्या का एक ही निदान उस समय समझ में आया कि कॉलेज प्रशासन से पार्ट टाइम काम करने की बात की जाए, ताकि लेखन को समय दिया जा सके और साहित्य को जिया जा सके। बहुत प्रयासों के बाद आखिर पार्ट टाइम काम करने की स्वीकृति मिल गई, पर बात फिर भी कुछ नहीं बनी। असंतोष और अनमना मन कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया, और जब यह स्थिति ज्यादा लंबी खिंचती गई तो तनाव रहने लगा और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने लगा। अंततः कॉलेज से त्यागपत्र देने का विचार मन में कौंधा। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं था, बहुत चुनौतीपूर्ण था, पर मन में ठान लिया कि जो होगा देखा जाएगा। स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है। फलतः त्यागपत्र दे दिया। कॉलेज प्रशासन ने बहुत समझाया, लेकिन मैं अपने निर्णय पर अटल रही। अंततः त्यागपत्र स्वीकृत हुआ और घर की दुनिया में मैं सिमटने लगी। स्वभाव से ही अंतर्मुखी होने के कारण दोस्तों मेरा सामाजिक दायरा कभी रहा ही नहीं। अड़ोस पड़ोस, मित्र मंडली, सगे संबंधी सब होकर भी नहीं थे मेरे लिए। उनमें, उनकी बातों में कभी मुझे रस नहीं मिला। इसलिए घर में रहकर सबसे पहले अपनी दिनचर्या व्यवस्थित की, खान पान का समय निर्धारित किया, योग और ध्यान को समय दिया, प्रातःकालीन और सांध्यकालीन भ्रमण फिर से शुरू किया। इससे बात कुछ बनी। स्वास्थ्य सुधरा, मन भी कुछ ठीक रहने लगा। वे साहित्यिक कृतियां जो न जाने कब से अधूरी पड़ी थी, पूरी पढ़ी और पाया कि मेरी पीड़ा इनमें भी है। मोहन राकेश की डायरी पढ़ी, उनकी पीड़ाओं को अपने भीतर महसूस किया। मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी पढ़ डाली। मृदुला गर्ग का उपन्यास कट गुलाब पढ़ा। मैत्रेयी पुष्पा का इदम न मम पढ़ा।
और भी न जाने कितनी कृतियां पढ़ डाली उन दिनों। पिताश्री ने मेरे एक जन्मदिन पर अज्ञेय की सदा नीरा के दोनों खंड आशीर्वाद स्वरूप दिए थे, लेकिन मैं उन्हें पढ़ नहीं पाई थी। इस दौरान वे भी पढ़े और कविता के रस को अपने भीतर महसूस किया। तब कहीं जाकर कुछ राहत मिली और लगा यही तो था विचलन का मूल कारण। पर बात ये भी नहीं थी, बात कुछ और ही थी। घर पर समय ही समय था मेरे पास, मन मस्तिष्क के घोड़े हर वक्त दौड़ते ही रहते थे और फिर खाली बैठना भी मेरी फितरत में नहीं था। तलाश जारी थी, आत्मान्वेषण चल रहा था कि आखिर क्या किया जाए, किस मनस्थिति से बाहर निकल सकूं, एक प्रसन्नचित्त, आनंदपूर्ण, संतुष्ट और स्वस्थ जिंदगी जी सकूं। दोस्तों, गुजरे हुए वक्त में लौटने की, उस पर सोचने की, उसका विश्लेषण करने की बहुत पुरानी आदत है मेरी। यूं भी इतिहास मेरा प्रिय विषय रहा है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 12 वर्ष मैंने इतिहास को पढ़ाया भी है। तो अपनी इसी आदत के चलते एक दिन जब मैं अपनी बीती हुई जिंदगी के विषय में सोच रही थी, तो सहसा ये मुक्तिबोध की कुछ पंक्तियां गूंज उठी। पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक व्यक्ति कहां कहां से प्रेरणा ग्रहण करता है। तो पंक्तियां कुछ इस तरह थी दोस्तों। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उदरम भरे बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। और इन अंतिम 2 पंक्तियों ने तो मेरे मन पर ऐसा प्रभाव जमाया कि उठते बैठते चलते फिरते बस मन में गूंजती ही रहती। इसी दौरान एक दिन सहसा माँ की कही हुई एक बात याद आई। बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि ये संसार लेन देन पर चलता है, हम जितना देते हैं, जैसा देते हैं, वही ब्याज के साथ बढ़कर हमें मिलता है। ध्यान से सोच, हम पेड़ों को पानी देते हैं, खाद देते हैं, उनका रखरखाव करते हैं। हम जितना करते हैं उसका दुगना वे हमें फल के रूप में, फूल, छाया, खाद्यान्न, शुद्ध पर्यावरण और इन सब से ऊपर उठकर आनंद के रूप में देते हैं। मैंने बिना सोचे समझे उनकी बात में हाँ तो कह दिया, लेकिन इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने अंत में ये भी कहा था कि इसीलिए फोकस देने पर हो, लेने पर नहीं। अगर ये देना निस्वार्थ हो जाए तो फिर कहना ही क्या। बात आई गई हो गई थी। ऐसी ही न जाने दोस्तों कितनी बातें हैं दादा दादी की, नाना नानी की, मम्मी पापा की, जो आई गई हो गई, लेकिन अब वे अवसर पाकर अंगड़ाई लेकर जैसे एक एक कर जागने सी लगी। और जब मैंने माँ की कही इस बात पर गहराई से सोचा तो बात में दम नजर आया, मुक्तिबोध की बात का भी मर्म समझ में आया और जीवन का सही मार्ग क्या है ये भी समझ में आया। अब संकेत तो मिल ही गया था कि किस राह पर आगे बढ़ना है, पर कैसे और क्या करना है ये सब कुछ अंधकार में था। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे घर के टॉप फ्लोर पर एक बच्चा विक्रम और फर्स्ट फ्लोर पर लेखराज रहा करते थे, आज भी रहते हैं। दोनों ही मेरे विद्यार्थी रहे हैं और आज्ञाकारी भी हैं। उन दिनों लेखराज अपने ऑफिस में व्यस्त रहता था और विक्रम हिंदी विषय से 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा था। मैं अक्सर उससे उसकी पढ़ाई के विषय में पूछती रहती थी और कहती थी कि कभी पढ़ने में कोई मुश्किल हो तो पूछ लेना। वो कभी कभार हल्की फुल्की साहित्यिक चर्चा भी किया करता था। एक दिन उसे कोई बिंदु समझाते समझाते एक अनोखा ख्याल मन में कौंधा और मैंने तत्काल उससे कह दिया कि अब से शाम को रोज 7 बजे से 8:30 बजे तक तुम्हारी क्लास होगी। सब किताबें एकत्र करो, रचनाओं से हम शुरुआत करेंगे। उस समय दोस्तों 2nd ग्रेड में NCERT की कृतिका, आरोह आदि पुस्तकें लगी हुई थी। वो सहर्ष मान गया। क्लास शुरू हो गई। मुझे संतुष्टि और आनंद दोनों मिलने लगे। कभी कभार हम किसी रचना में इतने डूब जाते कि समय का ध्यान ही नहीं रहता। 2 महीने में लगभग हमने सारी रचनाएं पढ़ डाली। अब हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करना था कि एक दिन विक्रम ने कहा, मैम जैसे आप मुझे पढ़ा रही हैं वैसे ही बहुत सारे बच्चों को पढ़ाइए ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन नहीं मिलता। मैंने मन ही मन सोचा कि ये कोचिंग खोलने की बात कर रहा है और ये ख्याल आते ही मैंने उसे झिड़क दिया, नहीं नहीं, मुझे कोई कोचिंग नहीं खोलनी। उसने स्पष्ट किया, मैं कोचिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि हम अपना एक YouTube चैनल बनाते हैं, आप उस पर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। एकाएक की बात मेरे गले नहीं उतरी, कारण मेरा पहले से एक YouTube चैनल था।
उस पर हमने शुरू में असाध्य वीणा के 2 वीडियो लैपटॉप पर रिकॉर्ड कर अपलोड भी किए थे। व्यूज़ भी अच्छे आए थे, पर मुझे संतुष्टि नहीं मिली थी और प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करके अपलोड करने के लिए फंड हमारे पास नहीं था। इसलिए मैंने तत्काल स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया और उससे कहा, हमने पहले भी तो एक चैनल पर वीडियो डाले थे, उसने कौन से झंडे गाड़ दिए, अब एक और चैनल बनाए। नहीं, मुझे नहीं बनाना कोई चैनल वैनल। मैंने बात इतने आवेश में कही थी दोस्तों कि वो चुप हो गया, उसने कोई तर्क वितर्क भी नहीं किया। इस बात को लगभग 15 दिन ही बीते होंगे कि एक दिन फिर उसके सिर पर चैनल का भूत सवार हो गया। उस दिन तो वो अड़ ही गया और बोला, आप तो मुझे कोई अच्छा सा नाम सुझाइए, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आप डांटिए, फटकारिए, मारिए, पीटिए, पर मैं तो चैनल बना कर ही रहूंगा। उसकी जिद और दृढ़ता देखकर मुझे लगा कि अगर बच्चे का इतना ही मन है तो क्या अड़ना, बनने दो एक और चैनल। जैसे पहले वाला यूट्यूब पर आराम फरमा रहा है, ये भी आराम करता रहेगा। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो कहावत है ना, मेरे मन कछ और है, विदना के कछ और। उस वक्त ये कहावत जैसे सच ही हो गई। उसने चैनल बनाया, मैंने साहित्य समाधान नाम सुझाया और जैसे सृष्टि को मेरे इसी चैनल की प्रतीक्षा थी। इधर चैनल बना, अपनी एक सहकर्मी से मैंने उसकी चर्चा की। उसने बातों बातों में हमारे कॉलेज के एक विद्यार्थी अजय से इसकी चर्चा की। बस फिर क्या था, इधर चैनल बना, उधर अजय का कॉल आ गया। उसने बताया कि उसने एक स्टूडियो बनाया है और मैं चाहूँ तो अपने लेक्चर्स वहाँ रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मैं आश्चर्यचकित थी कि ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप कैसे होती जा रही हैं। मैंने उससे अगले दिन स्टूडियो देखने आने की बात की। मैं और विक्रम स्टूडियो देखने गए, पेमेंट वगैरह की बात हुई। अजय का स्टूडियो घर से 3-4 किलोमीटर ही था, तो कोई खास समस्या आने जाने की नहीं थी। तो दोस्तों, इस तरह ईश्वर ने रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी कर दी। सारी व्यवस्थाएं खुद ब खुद आगे से आगे होती गईं, तो मुझे लगा कि ईश्वर की शायद यही मर्जी है, शायद यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मुझे आत्मिक संतोष और आनंद मिल सकता है, यानी माँ के शब्दों में देने का सुख मिल सकता है। हमने अपना पहला वीडियो मार्च 2022 के पहले सप्ताह में रिकॉर्ड किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2022 को अपलोड किया। इस तरह दोस्तों 8 मार्च 2022 को साहित्य समाधान का जन्म हुआ और वह अस्तित्व में आया और शुरू हुई वो यात्रा जो पहले सिर्फ मेरी थी, बाद में आपकी, इसकी, उसकी, यानी हम सब की होगी। यह एक ऐसी यात्रा थी दोस्तों जिसकी दिशा तो ज्ञात थी पर राह अनजान थी। मुझे बस इतना ही पता था कि मुझे पूरी रिसर्च कर किसी भी टॉपिक पर को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, उन्हें टॉपिक की बारीकियों से परिचित कराना है ताकि उनकी नींव मजबूत हो और वे उस पर अपने भविष्य की एक मजबूत और सुंदर इमारत बना सकें। और इसके साथ एक साहित्य सेवी के रूप में साहित्य समाधान ने जो एक निस्वार्थ स्वस्थ परंपरा शुरू की है, भविष्य में उसे आगे बढ़ा सकें। लेकिन शुरू करना एक अलग बात है दोस्तों, और उसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी बात। पर मैंने सीखा, मैंने जाना कि किसी भी काम को करने के मूल में आपका उद्देश्य यदि नेक हो तो सारी सृष्टि मानव से आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ हो जाती है। शुरू में मैंने व्यूज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सब्सक्राइबर्स की ओर मेरा ध्यान अवश्य रहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे इस परिश्रम का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिले। पर कोई भी राह इतनी आसान कहाँ होती है। मेरे इर्द गिर्द परिचित दायरे में जब लोगों को चैनल के विषय में पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए। कोई बोला, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का, व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे। तो किसी दूसरे ने कहा, ये तो पागलपन है, आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है। कोई तीसरा बोला, जब आप अपनी नाव डगमगा रही हो तो दूसरों की जान बचाने की कोशिश करना कहाँ की समझदारी है। किसी ने ये भी कह दिया, कर लो टाइम पास वगैरह वगैरह। मैंने इन सब का एक ही जवाब दिया कि यदि एक विद्यार्थी का जीवन भी मेरे चैनल से संवर गया तो वह आगे 2 का जीवन संवारेगा और ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो मेरा परिश्रम तो एक विद्यार्थी के जीवन संवरने के साथ ही सार्थक हो गया। मुझे व्यूज से क्या करना। कहने को दोस्तों कह तो दी ये बात, लेकिन मन ही मन व्यूज न आने की बात सोचकर चिंतित जरूर हुई, पर निराश नहीं हुई। अब व्यूज पर भी ध्यान देने लगी, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे बहुत सारी अनजानी रुकावटें थी जिनका हमें सामना करना था। फंड्स थे नहीं, नौकरी भी छोड़ दी थी, स्टूडियो का पेमेंट और आने जाने का पेट्रोल का खर्च भी भारी पड़ता था।
पर जैसे तैसे उसे चलाया। घरेलू खर्च को बड़ी कठोरता से नियंत्रित किया। यहाँ तक पैसा बचाने के चक्कर में मैंने और विक्रम ने रात रात भर जागकर कंटेंट भी खुद ही टाइप किया। भाषा के सत्रों से साहित्य समाधान ने अपनी यात्रा शुरू की थी, आप सब जानते हैं, ताकि हिंदी भाषा को अपनी भावांजलि देते हुए शुभ संकल्प के साथ आबाद गति से आगे बढ़ा जा सके। मेरी रचनाएं पढ़ाने में विशेष रुचि है, खासतौर पर कविता पढ़ाते समय तो मैं सब कुछ भूलकर कविता के आनंद में ही डूब जाती हूँ। इसलिए भाषा के सत्रों के बाद कबीर ग्रंथावली पढ़ाई। कुछ एक अच्छे कमेंट्स आते थे आप लोगों के, तो एक नई ऊर्जा से भर जाती थी मैं, और मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता कि मैं सही राह पर हूँ। पर कभी कभी कई कई दिन तक कोई अच्छा कमेंट ना आता तो मन उदास भी होता था। अपना रिव्यू करती, मन ही मन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँच पाती, जैसे तैसे फिर से अपने मन को मजबूत कर तैयारी में जुट जाती। लेकिन एक दिन अचानक जैसे सैलाब सा आ गया साहित्य समाधान के मंच पर। हुआ यूं कि कबीर ग्रंथावली के बाद बच्चन जी की कविताएं पढ़ाने का मन हुआ, और ज्यों ही मैंने उनकी दिन जल्दी जल्दी ढलता है और आत्म परिचय कविताएं पढ़ाई, सब कुछ एकाएक बदल गया। मुझे अच्छी तरह से याद है 30 अप्रैल 2022 का वो वीडियो लाइव हुआ और रातों रात साहित्य समाधान की दुनिया ही बदल गई। हर क्षण सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज बढ़े, और उसके बाद साहित्य समाधान को आप लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान मिला कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच कुछ नई समस्याएं जन्मी, जिनमें सबसे बड़ी समस्या थी एडिटिंग और अपलोडिंग की, क्योंकि रात को दोबारा एडिटिंग और अपलोडिंग के लिए स्टूडियो जाना मेरे लिए संभव नहीं था। मुझे एकाएक ध्यान आया कि लेखराज किसी मीडिया कंपनी में ही काम कर रहा है, तो क्यों ना उससे बात की जाए। मैंने उसे अपनी समस्या बताई, उसने सहर्ष सहयोग करना स्वीकार किया, और इस तरह एडिटिंग और अपलोडिंग अब घर पर ही होने लगी। आज तक ये मोर्चा उसी ने संभाल रखा है, और कभी उसने अपने इस काम में कोई लापरवाही नहीं की। 8 मार्च 2022 में शुरू हुआ साहित्य समाधान, और बच्चन जी की कृपा से मई के अंत तक आते आते 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए। मजेदार बात यह रही कि कोई मार्केटिंग नहीं, लेखराज ने मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया, और इस तरह साहित्य समाधान की आर्थिक समस्या कुछ हल हुई। यह साहित्य समाधान का आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम था। अब तक मेरा बेटा मानस ही इस खर्च को उठा रहा था। इस संघर्ष में वो हर क्षण मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा था। उसका साथ न होता तो शायद ये यात्रा इस मुकाम तक ही ना पहुंच पाती। इतना ही क्यों, जब वह महसूस करता कि काम करते करते हम थक रहे हैं, हमें शानदार पार्टी देता ताकि हम पूरी ऊर्जा से अपने काम में जुट जाएं। मुंबई रहकर भी उसने जितना हमारा ध्यान रखा, वाकई काबिले तारीफ है। इसी बीच मेरे दामाद अभिनव भी जयपुर आ गए। उन्होंने भी टीम के लिए एक अच्छी पार्टी की व्यवस्था की। इन दोनों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। अब साहित्य समाधान अपने पैरों पर सिर उठाकर खड़ा था दोस्तों, तो काम को हल्का करने का निश्चय किया। तो काम को हल्का करने के उद्देश्य से टाइपिस्ट की तलाश शुरू की गई। अब तक हम सब खुद ही कर रहे थे, ताकि मेरा ध्यान केवल और केवल कंटेंट पर रहे। ये मोर्चा मेरे ही कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए श्रीमान नत्थी सिंह जी ने संभाला। पूरी मेहनत और लगन से समय की पाबंदी के साथ उन्होंने साहित्य समाधान को गति दी, और आज भी उनका सहयोग निरंतर जारी है। इस सहयोग के लिए उनके प्रति मेरा हृदय से आभार। अब धीरे धीरे सब कुछ लाइन पर आने लगा था, व्यवस्थित होने लगा था। एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ, क्योंकि सब कुछ कहाँ इतनी आसानी से मुकाम तक पहुंच पाता है दोस्तों, आप सब भी जानते हैं। जिस स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी, वहाँ रिकॉर्डिंग वाले टीचर्स का दबाव बढ़ा, और मेरे लिए रिकॉर्डिंग का स्लॉट मिलने में दिक्कत होने लगी। रिकॉर्डिंग के लिए सुबह जाना या रात को देर से जाना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि दिनचर्या अव्यवस्थित होने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती थी। ऐसी स्थिति में रिकॉर्डिंग के लिए दूसरे विकल्पों की तलाश जरूरी हो गई। इसी तलाश में किसी से मुझे पता चला कि मेरे एक सहकर्मी डॉक्टर मनोज सैनी के घर पर स्टूडियो बनाया गया है। मैंने तत्काल फ़ोन पर उनसे बात की। उन्होंने सहर्ष रिकॉर्डिंग की अनुमति भी दी और बहुत प्रसन्न भी हुए। हम वहाँ गए। एक ही दिन में दोस्तों हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए, और उनका घर मेरे घर से बहुत दूर था। रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था, इसलिए आना जाना थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संकट के उस दौर में डॉक्टर मनोज सैनी का वो सहयोग मेरे लिए वरदान साबित हुआ।
इसके लिए मैं सदैव उनकी आभारी रहूंगी। इधर मेरी रिकॉर्डिंग की जद्दोजहद चल रही थी। मैं स्टूडियो की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी कि पिताश्री को मेरा यूं दर दर भटकना, ठोकरें खाना नागवार गुजरा। वे बहुत परेशान भी हुए। इसी बीच मेरी छोटी भाभी शोभिता को सारी बात का पता चला तो उसने मुझे फ़ोन करके सुझाव दिया। उसका ये सुझाव बहुत अनमोल साबित हुआ। उसने कहा कि मालवीय नगर में उसके भाई प्रतीक का स्टूडियो है। इधर उधर भटकने की बजाय बेहतर होगा कि आप मायके आएं, मायके का आनंद लें और 2-3 दिन रुककर आराम से रिकॉर्डिंग करके चली जाएं। मुझे उसका सुझाव बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे एक पंथ दो काज हो रहे थे। काम भी बन रहा था, पिताश्री के स्नेह और भाई भाभी यानी विवेक और शोभिता के साथ आनंद के पल बिताने का अवसर भी मिल रहा था। मैंने तत्काल ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रिकॉर्डिंग की योजना बना ली। वहाँ मायके में रुककर बिल्कुल बेफिक्र होकर मैंने 2 दिन रिकॉर्डिंग की और मज़ेदार बात ये रही दोस्तों कि शोभिता दोनों दिन मेरे साथ गई। उसने बिहारी सतसई का भरपूर आनंद लिया। हिंदी विषय से नहीं है शोभिता, वाणिज्य से है, लेकिन उसके बाद भी उसने उन सत्रों को भरपूर एंजॉय किया। सब कुछ ठीक था, परंतु पिताश्री को मेरा ये दर दर भटकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने आखिरकार मुझसे कहा, रीता तू अपने घर पर ही स्टूडियो बनवा ले। मैंने हंसते हुए उन्हें जवाब दिया, पापा स्टूडियो बनवाने में लगभग 4-5 लाख रुपए लगेंगे, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी। उन्होंने हंसते हुए बहुत ही स्नेह भरे स्वर में कहा, मैं हूं ना, अभी तो तेरे पापा जिंदा हैं, उनके होते हुए तुझे पैसे की चिंता करने की क्या जरूरत। मैंने जवाब दिया, आपकी बात ठीक है पापा, पर अब मैं आपको इस काम के लिए परेशान करना नहीं चाहती। वे मुस्कुराते हुए बोले, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा, तू पैसे की चिंता छोड़ और स्टूडियो बनवा ले। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं तो घर आ गई, लेकिन पापा कब शांत बैठने वाले थे। उनके मन मस्तिष्क में तो स्टूडियो की बात इतनी गहरी बैठ गई कि पूछिए मत। इसी बीच जब उन्हें पता चला कि शोभिता का भाई स्टूडियो सेटअप करने का कार्य भी कर रहा है, तो फिर भला वे कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने फोन करके प्रतीक को बुलाया और कहा, दीदी के घर जाओ, देखो कहाँ किस कमरे में स्टूडियो बन सकता है और तत्काल वहाँ स्टूडियो बनाओ। और हाँ, पैसे की कोई बात दीदी से मत करना, पूछे तब भी नहीं। प्रतीक ने सचमुच ही जी जान लगाकर सारी व्यवस्था की। 2 दिन में दोस्तों स्टूडियो बनकर तैयार हो गया। तीसरे दिन 31 अगस्त 2022 को हमने स्टूडियो का उद्घाटन किया और इस मंगल कार्य के लिए मुझे विवेक और शोभिता को अतिथि स्वरूप आमंत्रित करना ही अधिक उचित प्रतीत हुआ, क्योंकि उनकी शुभेच्छाओं के बिना ये संभव ही नहीं था और किसी भी मंगल कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए शुभेच्छाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अतः उन दोनों को और प्रतीक को मेरा ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। सितंबर से हम अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने लगे। विक्रम ने रिकॉर्डिंग का मोर्चा संभाला, लेखराज ने एडिटिंग और अपलोडिंग का। आज तक ये दोनों ही बच्चे पूरे उत्साह से मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्हें भी मेरा स्नेह भरा आशीर्वाद। अब पिताश्री प्रसन्न थे और संतुष्ट भी। वे समय समय पर मेरे वीडियो देखा भी करते और मुझे सलाह भी दिया करते। एक दिन दोस्तों प्रेमचंद के वीडियो को देखकर वे बहुत भावुक हो गए और मेरे सिर पर हाथ रखकर उन्होंने बड़े ही स्नेहपूर्ण स्वर में मुझे सरस्वती पुत्री भाव का आशीर्वाद दिया और आनंद विभोर होकर बोले, सच कहूँ रीता, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता था। मुझे उनकी इस बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर उसके मर्म ने मेरी आत्मा को स्नेह से भिगो अवश्य दिया। मैं अब दुगने उत्साह से अपने काम में जुट गई। उसी उत्साह का परिणाम था कि बिना किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साहित्य समाधान ने 1 जून 2024 को 1 लाख सब्सक्राइबर्स का पड़ाव पार किया और 24 जून 2024 को YouTube से सिल्वर बटन प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। सच कहूँ दोस्तों तो ये यात्रा केवल रीता गौड़ की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है मेरे परिवारजनों की, मेरे बच्चों सुरम्या और मानस की, मेरे पुत्रवत दामाद अभिनव की, मेरे पुत्रवत विद्यार्थी विक्रम, लेखराज, संजय, उदीयमान, करण, राहुल और सतीश की, आप सब की और इन सब से ऊपर पिताश्री के शुभाशीष की, उनके वरद हस्त की, जिसके बिना न मैं हो सकती थी और न साहित्य समाधान हो सकता था और न ये कार्य इतना सहज और आसान हो सकता था। आज इस रजत अलंकरण को हाथ में लेकर दोस्तों मैं खड़ी तो हूँ, मुस्कुरा भी रही हूँ,
पर मेरे शीश पर सरस्वती पुत्री भव कहकर हर बार रखा जाने वाला हाथ नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि 31 अगस्त 2022 को स्टूडियो का उद्घाटन देखकर 19 अक्टूबर 2022 को ही पिताश्री दिवंगत हो गए। ये स्टूडियो उनका मेरे लिए साहित्य समाधान के लिए, आप सबके लिए अंतिम आशीर्वाद स्वरूप उपहार है। मुझे विश्वास है कि वे जहाँ भी होंगे साहित्य समाधान की इस उपलब्धि को देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। उनके श्री चरणों में मेरा कोटिशः नमन, कोटिशः नमन, कोटिशः नमन। इस यात्रा में मेरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोगियों को हृदय से एक बार पुनः आशीर्वाद। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि भावुक थोड़ी जरूर हो गई, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा था। आपको ये कहानी रोचक तो लगेगी ही, साथ ही आपको ये भी जानकर जानकारी मिलेगी, ये एहसास होगा कि कोई भी कार्य इतनी आसानी से नहीं होता। इसलिए संघर्ष से हमें कभी नहीं घबराना चाहिए, संघर्ष से हमें निराश नहीं होना चाहिए। मुश्किलें आए तो डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि पिताश्री ये भी कहा करते थे कि समस्याएं समाधान लेकर आती हैं। तो आप पढ़ाई के सत्र में अगली मुलाकात होगी।